हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको O2 और जेई मेंस का होमवर्क दिया था। पहले O2 डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं O2 में, पहले वो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है कि दो कंटेनर है जिनका हमें प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है और उनके अंदर कोई गैस है, लेकिन दोनों कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं है। इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, टेम्परेचर इक्वल नहीं है। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 ये गिवन है। गैस सेम है दोनों कंटेनर के अंदर। हमें बताना है कि जब फाइनली हम यहां पर वॉल ओपन करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 11th में भी किए हुए हैं, लेकिन 11th के अंदर जब हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे तो यहां पर और यहां पर या तो टेम्परेचर सेम था, या अगर टेम्परेचर डिफरेंट था तो हम उसे डिफरेंट मेंटेन कर रहे थे, यानी T1 T1 ही रह रहा था, T2 T2 ही रह रहा था और फाइनल प्रेशर हम फिर भी फाइंड आउट कर सकते थे। यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर अलग है। तो यहाँ पर ये जो पहले हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके बाद आप फाइनल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। पहले फाइनल टेम्परेचर आएगा, फिर फाइनल प्रेशर आएगा। आप में से हो सकता है बहुतों ने एक कंडीशन लगाई हो, इनिशियल मोल्स इक्वल्स टू फाइनल मोल्स, जो कि हम 11th में करते आए हैं। उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें दो वेरिएबल आएंगे, एक तो प्रेशर की टर्म आएगी और एक टेम्परेचर की टर्म आएगी। तो पहले टेम्परेचर निकालना होगा। मैं आपको बता देता हूँ दोनों कैसे निकलेंगे, लेकिन पहले टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे निकालें, तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर सराउंडिंग्स में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या होगा, एक गैस एनर्जी लूज करेगी, हीट लूज करेगी और दूसरी गेन करेगी। बाहर से कोई और एनर्जी आ नहीं रही है, बाहर से कोई वर्क हो नहीं रहा है, तो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा। यू टोटल विल बी 0, यानी डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 इक्वल्स टू 0। किसी एक की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, किसी एक की इंटरनल एनर्जी कम होगी। अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है NCV। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो T माइनस T1 NCV T माइनस T2 इक्वल्स टू 0। यहां पर मोल्स अलग अलग है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर T1 P1 V1 है, T2 P2 V2, तो यहाँ N1 लिख दिया और यहाँ N2 लिख दिया। अगर गैसेस सेम है तब तो दोनों का CV सेम होगा, डिफरेंट है तो दोनों का CV भी अलग होगा। अब आपको इसको रीअरेंज करना है और कुछ नहीं। T के लिए आप इसे रीअरेंज कर लो। अगर हम T के लिए इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आई थिंक एक्सप्रेशन आ जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये मोल्स की टर्म्स में है। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में चाहिए तो N1 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन R T1, N2 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन R T2। और अब जब आपका टेम्परेचर आ गया है, अब आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो। हाँ, प्रेशर निकालने की कंडीशन क्या होगी, इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स इक्वल्स टू एंड टोटल, सॉरी इनिशियल मोल्स इक्वल्स टू फाइनल मोल। इनिशियल मोल P1 V1 अपॉन R T1, P2 V2 अपॉन R T2, फाइनल प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम R, यहाँ पर आएगा T। ये T यहां से यहां पुट करोगे, बाकी यहां से ये प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अच्छी बात क्या है, ये जो तरीका मैंने बताया इसमें हम ये सोच ही नहीं रहे कि कौन सी गैस हीट दे रही है कौन सी ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। दो गैसेस हो या इससे ज्यादा गैसेस हो, सबके डेल्टा U का सम जो है वो 0 आ जाएगा। डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3, इस सब का जो सम होगा वो यहाँ पर 0 होगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी के जस्ट आगे अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी हीट एक्सचेंज हो रही है, लेकिन इस बार यहां पर आइस भी इन्वॉल्व है। तो जब आइस इन्वॉल्व है और आइस मेल्ट हो रहा है तो आइस के लिए तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज में ये फॉर्मूला यूज नहीं होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की अब मैं बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब्स
each containing 9 gram of water needed to cool 500 gram of liquid water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री। यानी हमें 500 ग्राम वाटर में से हीट निकालनी है क्योंकि उसे कूल करना है। अब हमें 500 ग्राम मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड बाय 18। लिक्विड वाटर है तो इसके लिए सीपी सीवी सब बराबर होते हैं, तो इसीलिए इस पे सीपी सीवी के बारे में नहीं सोचना। हीट कैपेसिटी दे रखी है 75.6, हाँ ये जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये मोल हो गए, ये जूल इनटू टेम्परेचर कितना कम करना है 20। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, कम करना है नहीं, इतनी हीट बाहर निकालनी, तो ये हो गया ms डेल्टा टी इक्वल्स टू, मान लेते हैं n आइस क्यूब से, ये एक आइस क्यूब का मास 9 ग्राम, तो मोल्स में कन्वर्ट करें तो ये मोल्स हो गए इंटू n, इतने मोल्स। और एक मोल को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी, एक मोल अपने आप को मेल्ट करते वक्त कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करा, 6 किलो जूल, तो इंटू 6000, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, देन 7th 8th 9th क्वेश्चन भी बहुत सारी स्टेप्स में है, साइक्लिक नहीं है, ए से बी, बी से सी, सी से डी तक हम जा रहे हैं। हमें यहाँ पर पहला काम, हर एक प्रोसेस पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई 2 पैरामीटर फाइंड आउट करने होंगे, कि 3 में से कोई 2 पैरामीटर फाइंड आउट करने होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें आई थिंक तो सी से डी का टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, डी पॉइंट का प्रेशर दे रखा है, तो सी से डी में डी पॉइंट का आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, वही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो T1 पता है, P1 पता है, P2 पता है, T2 आपको निकालना है, वो निकाल सकते हो। देन इसी तरह की स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे ए से बी में आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 500 केल्विन ही रहेगा, तो बी पॉइंट का टेम्परेचर भी 500 केल्विन ही रहेगा। और फिर बी से सी जाने पर टेम्परेचर आधा हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी आधा होगा। तो सी पॉइंट का प्रेशर अगर 1 बार है तो बी पॉइंट का प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा 2 बार। इस तरह से पहले हम इसे यूं बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई 2, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारे स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको बताए, इनको बहुत अच्छी तरह से आपको करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको करोगे, एक बार नहीं, अगर पहली बार में सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर से वापस शीट को सॉल्व करो ताकि फास्ट हो, कन्फ्यूज़न ना रहे, बार बार करना होगा, बार बार जितनी बार इनको रिवाइज करोगे क्लियरिटी उतनी बढ़ेगी। आपको लग रहा है हो गया, अब चलो यार कर ली थी हमने शीट, नहीं, अगर एक ही बार किए 5-7 दिन के बाद आप वापस से भूल जाओगे, तो इनको फिर से करो ताकि कॉन्फिडेंस आए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑब्टेन इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो ऐसा नहीं है, वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यू होता है। For same change in temperature of ideal gas through adiabatic process, magnitude of work done will be same in reversible as well as irreversible process। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, तो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज सेम है तो वर्क डन भी सेम होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं होंगे, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम दोनों अलग अलग होंगे, केवल फाइनल टेम्परेचर सेम है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। एक एडियाबेटिक एक्सपांशन आप कर रहे हो, या तो आप तीनों को अलग रख सकते हो फाइनली, या तीनों में से कोई एक सेम रख सकते हो, लेकिन दो तो अलग होंगे ही होंगे। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, गलत है, एडियाबेटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर जो है वो कम होता है, बढ़ता नहीं है। फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डेल्टा यू इज लेस इन एडियाबेटिक एक्सपांशन देन इन आइसोबारिक एक्सपांशन इफ एक्सपांशन स्टार्ट्स फ्रॉम। इसका तरीका क्या है, एक प्रोसेस आइसोबारिक और एक एडियाबेटिक।
सेम चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में चेंज सेम हो गया। अब आप सोचो आइसोबारिक के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो यहाँ तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा और यहाँ का डेल्टा यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा यू जो है आइसोबारिक का एडियाबेटिक से डेफिनेटली ज्यादा होगा, आइसोबारिक का डेल्टा यू ज्यादा होगा। ऑलमोस्ट यही चीज क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से पूछी जा रही है। वॉल्यूम डबल हो गया अंडर गिवन प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, अलग अलग तरह के प्रोसेस है। ये आइसोबारिक, ये एडियाबेटिक, आइसोथर्मल यहाँ पर रहेगा जिसका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके अलावा फ्री एक्सपांशन इन इंसुलेटेड कंडीशन, 14th के सी की मैं बात कर रहा हूँ। फ्री एक्सपांशन इंसुलेटेड कंडीशन यानी क्यू भी 0, वर्क डन भी 0, तो डेल्टा यू भी 0। तो उसमें भी वापस यही चीज निकल के आएगी, डेल्टा यू तो उसका भी 0 हो जाएगा। यहाँ ई से मतलब भी इंटरनल एनर्जी से ही है, तो ठीक है। आप यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पता है U1, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़, यहाँ पर कुछ U इनिशियल लिख लो, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इन दोनों प्रोसेस, इसमें फ्री एक्सपांशन में और आइसोथर्मल में कोई चेंज नहीं हो रहा है और एडियाबेटिक में इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, तो इससे कंपेयर किया जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाला था वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 V वर्सेस T का कर्व दे रखा है। इस कर्व में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, मुझे लगता है ये एरो भी इसी तरफ होगा। इसको मार्क कर देते हैं, A B C। V वर्सेस T का कर्व है, A B C, ये प्रोसेस है। हमें इसको रीप्लॉट करना है, तो पहले तो रीप्लॉट करने की बात करते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। तो P वर्सेस V का कर्व प्लॉट करना है। प्रेशर अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, तो कर्व क्या होगा, P वर्सेस V चेक करना है हमें, रादर देन मैं यहाँ पर पर्टिकुलर P वर्सेस V का कर्व बनाऊं। एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ से अब आप ये देख सकते हो y एक्सिस पर सब पर प्रेशर है, प्रेशर वाली टर्म है, और कंडीशन क्या है, जब A से B इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट अगर है वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए और टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। अब आप वो ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन से कर्व में ऐसा हो रहा है जहां पर हॉरिजेंटल लाइन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, बी ऑप्शन में भी प्रेशर कम है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, सी ऑप्शन में प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। केवल डी ऑप्शन ये है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और भी चाहो तो हम चेक कर सकते हैं डी ऑप्शन, यानी पी वर्सेस टी का कर्व मैं अब यहाँ पर प्लॉट भी करवा देता हूँ आपको। ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हो जाएगा। बी से सी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और सी से ए टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अभी भी ये पीवी कर्व नहीं है, तो यहां पर अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो पीवी कर्व आप प्लॉट भी कर लोगे तो वो सारे कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, तो वहां से आप एरिया इनक्लोज्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो इसी कर्व को ही यूज करना होगा। वर्क डन का एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, वर्क माइनस ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड।
अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें तो वर्क डन 0 है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी ये एक तरह से आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। और यहाँ पर ये आइसोबारिक एक्सपांशन हो गया, राइट। इसमें वर्क डन 0। तो पहले अगर हम वर्क डन की बात करें तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमें वर्क डन ऐड करना होगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क डन डेटा दे रखा है, ये 10 और ये 20। टेम्परेचर दे रखा है 300 और टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है 600 केल्विन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क डन -NR, टेम्परेचर 300 LN, कम हो रहा है 10 डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया C से A का, B से C, वर्क डन 0, और A से B आइसोबारिक प्रोसेस है -NR डेल्टा T यानी 300। ये तो सब सम करके वर्क डन निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डन यहाँ से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड कितनी होगी वो देखनी होगी। तो यहाँ से यहाँ सिस्टम हीट दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो सिस्टम और हीट लूज कर रहा होगा। कंप्रेशन में भी सिस्टम हीट लूज करता है। तो यही एक ऐसी स्टेप है जहां पर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो Q सप्लाइड की अगर मैं बात करूं तो Q सप्लाइड आइसोबारिक प्रोसेस एंड CP की वैल्यू पुट कर सकते हो। मोनोएटॉमिक गैस है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। 17, 18, 19। इसके अंदर ये पूरा ये कंटेनर है जिसमें ये एडियाबेटिक पिस्टन लगा हुआ है। ये वॉल्स भी ये एडियाबेटिक है, लेकिन ये वाली जो ये वाला वॉल है वो एडियाबेटिक नहीं है। यहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकती, लिखा हुआ है रिवर्सिबली हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं यानी स्लोली। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कह सकते हो कि रिवर्सिबली होगा ये। अब यहाँ पर जब आप हीट दे रहे हो तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ का प्रेशर भी बढ़ेगा। दोनों तरफ का प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ का वॉल्यूम कम होगा। जहां तक हम बात करें इसके चारों तरफ, ये तो एडियाबेटिक कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। इनिशियली इंफॉर्मेशन दे रखी है जो हम निकाल सकते हैं। इसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 27.3 केल्विन, टोटल वॉल्यूम 44.8 है तो इसका हो गया 22.4 लीटर। ये इस कंटेनर का डेटा है। आई थिंक इस कंटेनर का डेटा भी यही रहेगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स में इक्वल मोल्स है और सब कुछ इक्वल है। ये सिचुएशन यहाँ पर है। अब आपने जब यहाँ पर हीट दी तो यहाँ पर गिवन है कि वॉल्यूम जो है इसका 1/8 रह गया, 1/8। इसका जितना वॉल्यूम कम होगा इसका उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 तो पहले ही था, और 22.4 नीचे लिख देता हूँ प्लस 22.4 इंटू 7/8, ये इसका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसका फाइनल इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है। इसके लिए एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या निकालोगे T2 किस फॉर्मूले से, TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से। इसका फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना पड़ेगा। फाइनल टेम्परेचर आ गया, PV इक्वल्स टू nRT से चाहो तो मोल्स निकाल सकते हो, 10 मोल्स आ रहे हैं। तो फाइनल टेम्परेचर पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, मोल्स चेंज नहीं होंगे 10, तो यहां से आप इसका फाइनल प्रेशर भी निकाल सकते हो। वापस बोल रहा हूं स्टेप्स। इस सेकंड कंटेनर का क्या निकालोगे, फाइनल टेम्परेचर,
फाइनल टेम्परेचर जब आपके पास आ गया तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से फाइनल प्रेशर, इसका जो फाइनल प्रेशर होगा वही इसका फाइनल प्रेशर होगा। फाइनल वॉल्यूम इसका पता है क्योंकि जितना इसका कम हुआ उतना इसका बढ़ गया, तो इसका फाइनल प्रेशर आ गया। और इसका फाइनल प्रेशर है, इसका फाइनल वॉल्यूम है, मोल्स पता ही है, तो इसके लिए भी क्या लगा दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसका भी आपको फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा, फिर डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनिशियली बहुत स्लो था हमारा होमवर्क क्योंकि हम कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर रहे थे। अब हम इस स्टेज में आ गए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं, इनको बार बार करो शीट्स को। और मैं फिर से कह दूं, सेकंड जब हम थर्मल एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस पर आएंगे उससे पहले इन शीट्स को बहुत अच्छी तरह से आपको करनी होगी ताकि सोचना ना पड़े। क्योंकि फिर क्या होगा, एंट्रोपी वाले पार्ट पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, वहाँ कन्फ्यूजन होते हैं। तो अगर वहाँ कन्फ्यूजन है और यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को रिपीट करना होगा। आपको लग रहा नहीं हो रहे, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो, और हो भी रहे हैं तब भी वापस करो। अगर होने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, तो फिर से उनको करो ताकि टू दी पॉइंट हमारा आंसर हो, जो स्टेटमेंट चाहिए। और बोल बोल के करो, मन में नहीं करना है। अगर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, अगर कोई फॉल्स है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हम करें ताकि वो ट्रू हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, ये अगेन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जेई में भी बहुत आते हैं कि डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा। तो मैं 21 का ए पार्ट, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वर्ड आइसोथर्मल यूज हो रहा है जो थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन बेसिकली वेपराइजेशन है, यानी फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस, डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। लेकिन यहाँ क्या एनसीबी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी के फॉर्मूले लगेंगे? नहीं लगेंगे, ये फेज चेंज है। एनसीबी डेल्टा टी एनसीपी डेल्टा टी के फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो हीट तो देनी पड़ेगी। सॉलिड से ज़्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग होगी। गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की कम, और सॉलिड की और कम। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि अट्रैक्शन के फोर्स थे। तो डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो नहीं होंगे, डेल्टा यू डेल्टा एच ए पार्ट के लिए ग्रेटर देन जीरो होंगे। हाँ, एक्सपांशन, आइसोथर्मल वेपराइजेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव, हीट तो हम दे ही रहे हैं तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ये बहुत इस तरह से आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको भी एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं हाँ सर समझ में आ गया, नहीं, आप ऐसे सोचो कि आपको किसी और को समझाना है। आप उसे कैसे समझाओगे? किसी को समझाना है, उसके लिए क्या क्या सेंटेंस आप बोलोगे, वो सारे सेंटेंसेस आपको तेज आवाज में बोलने हैं। जितनी तेज आवाज में बोल सकते हो उतना अच्छा है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आसपास वाले सुन लेंगे, सुनने दो आसपास वालों को, उतनी तेज आवाज में आपको बोलना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये केमिकल और फेस चेंज नहीं है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, आइडियल गैस है। आइसोथर्मल डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू और डेल्टा एच भी जीरो हो गया। आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी भी जीरो हो गया, तो पी क्यू आर तीनों ऑप्शन सही है। एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, और क्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन, सी ऑप्शन। एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो गया, जीरो। फ्री एक्सपांशन है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, और डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी भी जीरो, और डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा एच भी जीरो। यहाँ पता क्या गड़बड़ हुई, डेल्टा यू तो जीरो आ गया, अब कोई पूछे डेल्टा एच जीरो क्या होगा, अब समझ में नहीं आता क्या कर। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे ही डेल्टा एच वाला फॉर्मूला आता है तो डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन। अब यहां से सोचने लगते हैं, हो तो यहां से भी जाएगा, लेकिन ये तरीका लेंदी है कि हाँ डेल्टा यू जीरो तो अब डेल्टा एच, उसके लिए इस पर कमेंट करना होगा, उस पर कमेंट सडनली क्लिक नहीं करता। वैसे यहाँ पे भी आप कह सकते हो एन आर डेल्टा टी, इसको भी लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी, और लेकिन फिर वापस यहीं आओगे कि डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा टी जीरो तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो।
आंसर तो आ गया, लेकिन सीधा सीधा यहीं पे कह दो फिर तो डेल्टा टी जीरो, तो एनसीपी डेल्टा टी से डेल्टा एच भी जीरो। लेकिन ये याद नहीं आते हैं, ये मेरे को याद इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस है। होता क्या, आप जब सोचोगे तो कुछ और सोचने लग जाओगे। तो ये तरीके हैं कि मुझे किस तरीके से आना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन के आंसर 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। कोई किसी में बहुत छोटी स्टेप इन्वॉल्व होती है, किसी में 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। आइसोकोरिक हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोकोरिक हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोकोरिक वर्क डन जीरो, हीटिंग है मतलब हीट दे रहे हैं तो Q जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो। हीटिंग हो रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा होगा, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए आज हम जेई मेंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसमें जेई मेंस डिस्कस करूंगा ताकि आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। फिर से मैं कहूँगा आप में से हर एक स्टूडेंट जिसने चाहे O2 पहले कर ली हो, उनको भी वापस O2 के हर एक क्वेश्चन को फिर से करना है। हर एक क्वेश्चन को फिर से एक अलग, यानी यूँ कर दो जैसे होता ना, वापस से हर उसी रजिस्टर के अंदर फिर से O2 को करो हर एक क्वेश्चन को। और ये जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 11 हाँ सर हवा में हो गया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 जब आप सॉल्व करो रजिस्टर में लिखो ए ऑप्शन फॉल्स है, क्यों फॉल्स है वो भी लिखो, बी ऑप्शन ट्रू या फॉल्स जो भी है, स्पेशली ट्रू है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू कैसे होगा वो लिखो, तो वो भी वहां पर लिखो। ए बी सी डी ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन लिखो उनके। क्यों मैं बता रहा हूँ ये जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में है, फ्रेश है। प्रॉब्लम क्या होती है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस कम होने लगती है, तो याद ही नहीं आता कि पहले कैसे किया था। तब आपको ये लिखा हुआ होगा तभी आप रिकॉल कर पाओगे, अदरवाइज रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो O2 के क्वेश्चन देखिए, S1 अलग तरह के क्वेश्चन है, S1 में न्यूमेरिकल्स है सारे, वो अलग तरह के क्वेश्चन है, O2 अलग तरह की है। तो ये O2 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं है, आपको मेनली लॉजिक देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनके एक्सप्लेनेशन लिखो, बार बार करो। अगर स्पीड नहीं आ रही है, सोचना पड़ रहा है आपको, आपने कुछ सोचा फिर लगा गलत है, फिर सोचा, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इन्हें बार बार आपको करना होगा। ठीक है, तो जेई मेंस जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। तब तक ग्रुप पर आप अभी भी O2 के और डाउट्स जो हैं वो आपके माइंड में है तो वो पूछिए, प्रैक्टिस अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको एंट्रोपी वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था, और हम एट द एंड मैंने आपको क्लॉसियस इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस की थी, और फाइनली कहा था अगर Q/T इज लेस देन इक्वल्स टू ds है, ये कंडीशन है जहां पर हम कह रहे हैं कि अगर ds Q/T से ज्यादा है तो वो प्रोसेस फिजिबल है, फाइनाइट टाइम में हो जाएगा, इरिवर्सिबल है। अगर ds की वैल्यू Q/T के बराबर है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और अगर Q/T की वैल्यू ds से ज्यादा है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। यानी यहां से हमें एक प्रोसेस के होने की कंडीशन भी पता चल रही है और नहीं होने की पता चल रही है। जबकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो केवल नहीं होने की कंडीशन बता रहा था, क्या कि अगर एनर्जी चेंज होगी तो नहीं होगा, यानी नहीं होने की कंडीशन है। बट वो ये नहीं बता रहा कि एनर्जी चेंज नहीं होगी तो होगा या नहीं होगा, वो हमें नहीं पता था कि एनर्जी कांस्टेंट है तब भी प्रोसेस होते हैं तब भी नहीं होते हैं। तो जबकि यहाँ से होने की और नहीं होने की दोनों की कंडीशन पता चल रही है, तो यहाँ पर दो साइन मैंने लगाए, आप चाहे तो तीसरा साइन लगा सकते हो। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत मैथमेटिकल हो रहा है। इसको यूं देखा जाए ना तो मैथमेटिकल ज़्यादा कि सर ds निकालेंगे, Q/T निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा और कन्वीनियंट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो अब मैं आपको यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करूँ कि कैसे हम कन्वीनियंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए इसको, फॉर एन आइसो या
रिलेटेड सिस्टम, या जिसको आप कह सकते हो यूनिवर्स अपने आप में है, एग्जाम्पल यूनिवर्स। अब आप यहां पर यूनिवर्स के लिए पूरा सोचो। एक यूनिवर्स के लिए मैं बात करूं तो एक यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, उसके बाहर कुछ है नहीं, तो वो अगर आप पूरे यूनिवर्स को एज सिस्टम अगर बना लोगे तो वो किसी के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। हीट एक्सचेंज नहीं करेगा तो ये जो Q की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसा लिख देता हूं, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब यहां पर एक यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिवर्स के केस में मैं कह सकता हूं कि दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यहां पर मैं इसको सब में यूनिवर्स लिख देता हूं ऐसे, यूनिवर्स। तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, वही वाला साइन है, डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो जाएगा, इरिवर्सिबल होगा। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, यानी इनफाइनाइट टाइम में होगा। और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो है तो वो प्रोसेस कभी भी नहीं होगा। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब भी है फिजिबल। यस, हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि प्रैक्टिकली होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, आप और हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल है, फाइनाइट टाइम में हो रहे हैं, मतलब वो फिजिबल है। डी एस यूनिवर्स अगर इक्वल्स टू जीरो है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल यानी इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो है तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल। मतलब आप इसे ये कह सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चेंज हो तो उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा, और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो रही है तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। यानी कंडीशन ये हो गई कि अगर आप चाहते हो कि एक प्रोसेस फिजिबल हो तो उसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। यानी एनर्जी क्राइटेरिया नहीं कि एनर्जी कम होगी तो प्रोसेस होगा, ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अगर बढ़ेगी तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा, ये क्राइटेरिया। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए तभी वो प्रोसेस फिजिबल होगा, राइट। जैसे यहां पर इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं, मैं यहां से यहां चल के आ रहा हूं, ये प्रोसेस तभी फिजिबल होगा जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। और आप कह सकते हो सर आप तो आए हो, इसका मतलब फिजिबल हुआ है। फिजिबल हुआ है इसका मतलब इसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी है, इसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी है तभी ये फिजिबल हुआ है। अब बहुतों के माइंड में आता है सर आप कैसे वापस पीछे चले जाओ, तो आपको क्या लग रहा है वापस यूनिवर्स की एंट्रोपी को मैंने कम कर दिया? नहीं, मैंने यूनिवर्स की एंट्रोपी को कम नहीं किया, आगे जाते वक्त भी बढ़ाया था, और जब मैं पीछे आया तब भी मैंने यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाया है, उसे कम नहीं किया है। कुछ भी चेंज हो रहा है यूनिवर्स में, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हिल रहे हो, आप डुल रहे हो, जो भी कर रहे हो, उन सब में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, राइट। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, कम नहीं हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस फिजिबल ही नहीं होगा। आप चाह के भी यूनिवर्स की एंट्रोपी को कम नहीं कर सकते हो। आप यहां आगे जा रहे हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी, फिर आप सोचो पीछे आ रहा हूं, कम नहीं की, आपने यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा दिया है, वो कम नहीं हो रही है। समझ में आया मेरी बात? यूनिवर्स की एंट्रोपी को कोई कम नहीं कर सकता है। आप यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा सकते हो, आप यूनिवर्स की एंट्रोपी को कम नहीं कर सकते हो। या इसे मैं ऐसे पुट करता हूं जनरली, जैसे एक को सलमान खान स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि एक बार जो अगर मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो उसे मैं या कोई भी, इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट है, कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो देखिए उसका तो मुझे नहीं पता उस स्टेटमेंट का, लेकिन एक स्टेटमेंट मैं जो बोलता हूं वो हमेशा सही है, और वो ये है कि एक बार जो मैंने यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा दी, अब उसे कोई भी कम नहीं कर सकता है।
और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैंने यूनिवर्स की एंट्रोपी एक बार बढ़ा दी तो उसे कोई भी कम नहीं कर सकता है। दैट्स फाइनल। आपके माइंड में कुछ भी हो, चाहे अगर आप सोचते हो कि भगवान भी है तब भी नहीं, वो भी कम नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ सकती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती है। राइट, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसे कोई भी कम नहीं कर सकता। तो फाइनली यहाँ पर एक कंडीशन आई है। अब थोड़ा बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, जैसे मैं पहले बोल रहा था डीएस इससे ज़्यादा होगा, ये थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा लग रहा था। बात वही है, यहाँ पर भी कुछ बदला नहीं है, बट थोड़ा मैथमेटिक्स कम इन्वॉल्व हो गई, थोड़ी लैंग्वेज बढ़ रही है, कम हो रही है तो वही ग्रेटर देन जीरो लेस देन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेट करने में ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। फर्दर यहाँ पर मैं बता दूं, इसी में थोड़ा ऐड कर देता हूं। अब आप यहाँ से यूनिवर्स की बात करते हो, अब जरूर सारे प्रोसेस तो यूनिवर्स में ही हो रहे हैं। अब आप इस यूनिवर्स को चाहो तो बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ सकते हो, एक पार्ट, दो पार्ट, यानी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4, इस तरह से आप बहुत सारे टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन कंडीशन जो है, किसी एक पार्ट की एंट्रोपी कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस होगा या नहीं होगा वो किसी एक पार्ट के डेल्टा एस से डिसाइड नहीं होगा, टोटल डेल्टा एस से डिसाइड होगा। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, किसी एक पार्ट में एंट्रोपी कम हो सकती है, लेकिन जैसे आपने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, एक पार्ट की एंट्रोपी कम हो रही है लेकिन दूसरे पार्ट की एंट्रोपी में अच्छा खासा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा। तो प्रोसेस होने के लिए हमेशा टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज से मतलब है। तो जनरली हम यूनिवर्स को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स का सम अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स का सम इक्वल टू जीरो हुआ तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस बस इनफाइनाइट टाइम में यही बोलोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम में होते हैं उन्हें हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, हाइपोथेटिकल है। और अगर डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम लेस देन जीरो होगा तो वो प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, और अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है लेकिन दोनों का अगर सम पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस हो जाएगा, और दोनों का सम नेगेटिव है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। यानी इंडिविजुअल डेल्टा एस सिस्टम या इंडिविजुअल डेल्टा एस सराउंडिंग से आप प्रोसेस होने या नहीं होने पर कमेंट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डेल्टा एस यूनिवर्स। तो ये फाइनली कंडीशन हमारे पास आ गई कि एक इस यूनिवर्स के अंदर अगर हमें एक प्रोसेस करना है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तभी वो प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। और यहीं से अब मैं आपको, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा, प्रूव इन द सेंस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दूं। अब सही में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मीनिंग आपको यहाँ समझ में आएंगे। जो ये वर्ड्स रखे ना, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, वो यहाँ से समझ में आएंगे। कैसे कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक जो फाइनाइट टाइम हो गया, आप यहाँ से यहाँ गए, आपने क्या किया, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा दिया, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा दिया। अब आप कुछ भी कर लो, इसे रिवर्स नहीं कर सकते हो। ये एंट्रोपी जो बढ़ गई उसे कम नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसीलिए इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप इसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। जबकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आप कर रहे हो तो एंट्रोपी चेंज पहले भी नहीं हुआ था, रिवर्स भी करने पे कुछ भी, यानी एंट्रोपी पहले भी नहीं बढ़ी थी, वापस रिवर्सिबली कर रहे हो, कम नहीं होगी। तो रिवर्सिबल में एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है, जबकि इरिवर्सिबल में एंट्रोपी बढ़ रही है और उसे आप वापस कम नहीं कर सकते हो। यानी एक ऐसा चेंज आपने कर डाला जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है। जबकि सिस्टम का टेम्परेचर वापस हो जाएगा, सिस्टम का वॉल्यूम वापस हो जाएगा, सिस्टम का प्रेशर वही हो जाएगा, बट यूनिवर्स की एंट्रोपी वापस जो है वो वही नहीं आएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहीं पर आता है, सर ठीक है आप इतनी देर से बोल रहे हो तो अब मान ही लेते हैं आपकी बात, लेकिन
फिर भी लगता है कि क्या गारंटी की ये जो आपने यहाँ पर इस तरह से मैथमेटिकली पेज पे कुछ डिराइव किया है वो सही है। तो चलिए कुछ एक बहुत ज़्यादा देखो एग्जाम्पल नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिससे इसी चीज़ को हम जस्टिफाई करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये दो एक जैसे ब्लॉक्स हमने लिए, इसका टेम्परेचर है टेम्परेचर वैल्यू ले लेता हूँ 300 केल्विन और इसका टेम्परेचर ले लेता हूँ 500 केल्विन। ये दो ब्लॉक्स हैं और सराउंडिंग्स में कुछ भी नहीं है, कोई एयर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका टेम्परेचर 300, इसका 500, सेम मेटल है, मेटल दोनों सेम है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी, दोनों का मास सेम है, इसका मास भी m ग्राम और इसका मास भी m ग्राम। क्या होगा, डेफिनेटली ये हीट देगा, ये हीट लेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर कम होगा और थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर भी सेम आ जाएगा। टेम्परेचर कितना होगा वो अभी मैंने बताया था, डेल्टा यू से आप निकाल सकते हो, लेकिन मास सेम है तो m और s या c दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर आप निकालोगे तो 300 प्लस 500 अपॉन 2 निकाल लेना आ जाएगा, तो ये आ जाता है 400 केल्विन। ये इसका फाइनल टेम्परेचर होगा और हमें पता है कि हाँ ये हीट देगा, ये हीट लेगा और ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको पता है। अब अगर ये फाइनाइट टाइम में हो रहा है तो इसका मतलब इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं क्या इस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। ये वही एग्जांपल है कि मैंने कहा था हॉट कॉफ़ी यहाँ रखी हुई है, हॉट कॉफ़ी हीट लूज करेगी तो सराउंडिंग्स की एयर हीट गेन करेगी, लेकिन ये प्रोसेस होता है, लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं होता, ऑलमोस्ट वही केस है। तो चलिए चेक करते हैं इसका एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला। इसका एंट्रोपी चेंज में डेल्टा S1 लिख देता हूँ, इसका डेल्टा S2 लिख दूंगा, इसका मास या n जो भी है निकाल सकते हो, इसका C सॉलिड है, L टेम्परेचर इसका फाइनली 400 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, इसका डेल्टा S2 एंड C L फाइनल टेम्परेचर 400 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर 500 केल्विन। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ NCLN माइनस आ गया 500 अपॉन 400। और किसी की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डेल्टा S1 ये डेल्टा S2, कोई एयर नहीं है तो और कुछ भी नहीं, तो ये डेल्टा S1 और डेल्टा S2 आपका क्या हो जाएगा डेल्टा S यूनिवर्स, क्योंकि कहीं और कुछ है ही नहीं। चाहो तो इसे सिस्टम, इसे सराउंडिंग्स बोल दो, या ये टोटल आप बोल सकते हो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। और अब हमें पता है प्रोसेस होने की कंडीशन क्या है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लगता है इन दोनों का सम पॉजिटिव है? यस, देख सकते हैं ये 4/3 ये 5/4, 4/3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये 5/4 कम होगा, 1.25 या 1.33, यहाँ प्लस साइन या माइनस साइन सम करोगे तो टोटल पॉजिटिव होगा, यानी ये वैल्यू राइट नाउ क्या होगी, मतलब ये प्रोसेस फिजिबल होगा। इवन ये तो चलो मैंने डायरेक्ट यानी 300 से डायरेक्ट बात कर ली 400 की, ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट यहाँ का टेम्परेचर सडनली 300 से 400 सडनली हो जाएगा, तो बढ़ेगा ग्रेजुअली 300 फिर बढ़ेगा, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका भी धीरे धीरे कम होगा। तो हर एक स्टेप पर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। हर एक स्टेप का मतलब जैसे मैं कह दूं 300 से पहले इसका टेम्परेचर 301 होगा, सिंस मास सेम है तो कह सकते हो इसका कितना होगा 499, इसका बढ़ेगा इसका कम होगा। इवन इस छोटी सी स्टेप के लिए भी आप निकाल के देखोगे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, कैसे 301 अपॉन 300, इसका पॉजिटिव है, इस डेल्टा S2 इसको मैं माइनस करके लिख रहा हूँ NCLN, इसका हो जाएगा 500 अपॉन 499। 300 पर 1 बढ़ रहा है या 499 पर 1 बढ़ रहा है, ये रेशियो इससे ज़्यादा होगा, राइट। हमेशा ये ध्यान रखना 4/3 इज ग्रेटर देन 5/4, 5/4 इज ग्रेटर देन, आप कुछ भी ले सकते हो 8/7, ये रेशियो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगेन ये वैल्यू डोमिनेट करेगी, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ का 300 से 301 यहाँ का कम हो गया, फिर 301 से 302 यहाँ का 499 से 498, फिर यहाँ पर एक बढ़ेगा फिर एक कम होगा। हर एक छोटी छोटी स्टेप के लिए आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है। और हमें ये भी पता है कि ये प्रोसेस कब तक होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर 400 नहीं हो जाता। उसके बाद आपको लगता है प्रोसेस होता है, नहीं होता। उसके बाद
सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। क्यों? क्योंकि अगर उसकी 400 केल्विन होने के बाद अगर प्रोसेस हो गया, इसका हो जाता 401 और इसका हो जाता 399, अगर इसके लिए आप चेक करो नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी वो मैं बताता हूँ। NCln 401 हो गया इसका अपॉन 400 और यहाँ पर डेल्टा एस माइनस NCln 390 सॉरी प्लस पहले लिख देता हूँ कंफ्यूज 399 अपॉन 400। अब मैं माइनस लिख रहा हूँ यहाँ पर तो इसका उल्टा कर देता हूँ 400 अपॉन 399। अब यहाँ पर उल्टा हो गया 399 पर 1 का चेंज, यहाँ पर 400 पर 1 का चेंज, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगी, माइनस साइन ये कम होगी, ओवरऑल सम नेगेटिव होगा। यानी 400 केल्विन जब दोनों का टेम्परेचर हो गया, अब आपने और हीट, अगर और हीट ट्रांसफर होती है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर आता है उसके बाद कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। अच्छी बात क्या इस एग्जाम्पल में क्या होता है वो भी हमें पता है और क्या नहीं होता है वो भी हमें पता है, और हम दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज निकाल पा रहे हैं, उनके दोनों के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमें पता ही नहीं होता, क्या हो रहा है वो तो दिख रहा है, क्या नहीं हो रहा है वो तो पता ही नहीं होता, क्या उसके लिए एंट्रोपी चेंज निकालो, तो बड़ा अजीब सा होता है। तो यहाँ पर ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है, ये हो रहा है उसके लिए भी निकाला, हमें पता है ये नहीं होता है, लेकिन आप उसके लिए एंट्रोपी चेंज तो निकाल सकते हो और ऑन पेपर प्रूव कर सकते हो कि नहीं इसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, इसलिए प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होगी। राइट, देन इसी में मैं एक और चीज ऐड करता हूँ। ये तो चलो आप 400 पे बात करो, बहुत ऐसा क्यों नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही हीट जो है उल्टी फ्लो कर जाए, 300 ये 500 केल्विन, इसका टेम्परेचर कम हो जाए 299 और इसका बढ़ जाए, यानी उल्टी फ्लो करे। कारण वही है, ऐसा क्यों नहीं होता? अगर हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, ये आप बोलते हो कि हीट कभी लोअर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो नहीं करती, क्यों नहीं करती? एनर्जी तो कंजर्व है, क्यों नहीं करती? लोअर से हायर क्यों नहीं जाती? ऐसा क्यों नहीं होता कि सराउंडिंग हीट लूज करे और हॉट कॉफी और हॉट हो जाए? क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी, उसका ऐसा होने पर यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी। यानी हमें उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जो आप ओवर द ईयर्स यूज करते आए हो कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, अभी तक आप बोलते आए हो कि एक फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, यहाँ पर हम उसे एंट्रोपी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कैसे, ये आप देख सकते हो, डेल्टा एस इक्वल्स टू NCln 299 अपॉन 300, ये वैल्यू नेगेटिव, NCln 501 अपॉन 500, ये इसके लिए एंट्रोपी चेंज, दोनों का सम निकाल के देख लो, ये वैल्यू अगेन क्या आएगी? नेगेटिव। इसीलिए हीट कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर अपने आप फ्लो नहीं करती, अपने आप बात हो रही है, ये केवल दो बॉडीज है, अपने आप नहीं फ्लो करेगी। हाँ, कोई और इन्वॉल्व हो, थर्ड पर्सन, वो करवा सकता है किसी तरह से, लेकिन फिर उसका एंट्रोपी चेंज भी कंसीडर करना होगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में या एसी में इस तरह से होता है, लेकिन वहां पर फिर और भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी हमें एंट्रोपी चेंज कंसीडर करना होगा। अपने आप यहां से यहाँ हीट नहीं जा सकती, हाँ, लेकिन यहां से यहाँ अपने आप होगा, ये प्रोसेस अपने आप होगा, फिजिबल होगा, फाइनाइट टाइम में होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होने पर यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है। हाँ, टाइम लगेगा बट यूज़ करो इसको, सोचो, पॉजिटिव वे में सोचना का। फिर से मैं कहूँगा एग्जाम्पल एक है, आपको इसी को यूज़ करना होगा। हाँ, लेकिन ये एंट्रोपी के जो फॉर्मूले ना, ये इतने बड़े, ये तो आइडियल गैस या सॉलिड लिक्विड पे हम लगा रहे हैं। अब आप सोचो कि डेली लाइफ में हम ये फॉर्मूला लगा दें, या आप ये सोचो कि ये जो कोविड-19 है इसका सर इस पर एंट्रोपी लगा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। या मेरा जेई में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा, आप एंट्रोपी से सर करके बता दो, वो पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना होगा, वो फॉर्मूले हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो बड़ा ही सिंपल सा था, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूले ऑलरेडी थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ये दो अगेन कंटेनर है जिसके बीच में वॉल लगे हुए, वॉल है, हमें पता है यहाँ पर कोई गैस है और ये वॉल हम ओपन करते हैं,
इसका भी वॉल्यूम V ले लेता हूँ, इसका भी V ले लेता हूँ, तो हमें पता है वॉल ओपन करने के बाद ये गैस जो है वो एक्सपेंड होती है, ये गैस जो है वो एक्सपेंड होगी और ये प्रोसेस होता है। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, सराउंडिंग में कोई चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो अगर ये प्रोसेस होगा तो देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, आइडियल गैस है। डेल्टा एस इक्वल्स टू टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो 0 NRln, पहले वॉल्यूम था V, फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी 2V अपॉन V, और कोई भी सब्सटेंस नहीं है तो यही अपने आप में डेल्टा एस सिस्टम भी है, यही अपने आप में डेल्टा एस यूनिवर्स भी है, और ये ग्रेटर देन 0। लेकिन क्या आपको लगता है कभी ऐसा होगा कि एक गैस दोनों कंटेनर में है, ऑलरेडी वॉल्यूम उसका 2V है, इधर भी है गैस, इधर भी है, गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा है कि सारे मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में आ जाए? अगर ऐसा हो गया तो जो वॉल्यूम 2V है उसका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू NRln V हो जाएगा, जबकि इनिशियली कितना था 2V, ये डेल्टा एस नेगेटिव होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी, ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं प्रूव कर रहा हूं कि हाँ, जो कंडीशन हमने डिराइव की है वो इन पर बहुत अच्छी तरह से सटीक आप यूज कर सकते हो। तो फाइनली यस, अब हमारे पास वो कंडीशन है जो हमें ये बता रही कि इस यूनिवर्स के अंदर कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अभी एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो लिखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता दूं, अभी तक हम यहाँ पर ज़्यादातर डेल्टा एस ही निकाल रहे थे, अब मैं ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जहाँ डेल्टा एस सिस्टम भी निकालेंगे और डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी निकालेंगे। तो कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स एंड डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर isothermal expansion of an ideal gas from 10 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin. If process is carried out, A part reversibly, B part irreversibly, and C part free expansion. सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। पहले हमने वर्क डन Q डेल्टा U डेल्टा H निकाले थे, Q W डेल्टा U डेल्टा H ये निकाल चुके हैं इसी तरह के। अब हम इसके लिए क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स एंड डेल्टा एस यूनिवर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन अभी आपको नहीं करनी है, आंसर एलएन की टर्म्स में ही देना है, आर की टर्म्स में ही देना है आपको आंसर। 1 मोल, मोल्स 1 ले लीजिए, n इक्वल्स टू 1 मोल, तो R और ln की टर्म्स में ही अभी आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर
चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू फॉर्मूला, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, NRln T2 अपॉन T1 प्लस NRln P1 अपॉन P2। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, प्लस क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर R ln P1 अपॉन P2, तो 10 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर इज R ln 10। देन सेकेंड वन डेल्टा एस, अब यहाँ पर सराउंडिंग्स और निकालना है इसी पार्ट का। अब इसके आपके पास दो तरीके हैं, कौन से, सिंस लिखा हुआ है प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स का जो सम होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स का सम 0, तो डेल्टा एस सराउंडिंग सिंपली आप क्या कह सकते हो, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम माइनस R ln 10। माइनस R ln 10, लेकिन इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, वही फॉर्मूला डेल्टा एस सराउंडिंग्स जो मैंने बताया था, Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग्स के लिए तो सारे ही प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ Q रिवर्सिबल हम नहीं लिखते हैं। अब Q सराउंडिंग क्या होता है, माइनस ऑफ Q सिस्टम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, Q सिस्टम क्या होगा, माइनस माइनस प्लस W अपॉन टेम्परेचर। अब अगर एक प्रोसेस को आप आइसोथर्मल चाहते हो तो सिस्टम और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हुआ तो सिस्टम का टेम्परेचर फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है सराउंडिंग्स का, अगर सिस्टम का 300 है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 300 ही रहेगा, यानी ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला अब आप यहाँ लिख सकते हो, माइनस NR 300 ln 10 आइसोथर्मल एक्सपांशन 10 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, n की वैल्यू 1, तो माइनस R ln 10। ठीक है, और इन दोनों का सम 0 आना ही है, यहाँ से तो पहले ही हमने यूज कर ली थी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर तो मैंने फॉर्मूला लगाया। अब अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो वो डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो 0 आएगा। देन यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब प्रोसेस हम रिवर्सिबली नहीं इरिवर्सिबली कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया एंट्रोपी चेंज अगर सिस्टम का आप फाइंड आउट कर रहे हो तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज अगर हम निकाल रहे हैं तो 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, ए से बी अगर हम रिवर्सिबली जाएं इरिवर्सिबली जाएं, जैसे यहाँ पर 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, सीधी सी बात है 1, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ आप रिवर्सिबली जाओ इरिवर्सिबली जाओ, कैसे भी जाओ, डेल्टा एस का फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो डेल्टा एस अभी भी R ln 10 ही होगा, पहले वाली टर्म 0, डेल्टा एस सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ अब बात आती है व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग्स। डेल्टा एस सराउंडिंग्स हम कैसे निकालेंगे सेकेंड पार्ट का, तो क्या इस बार भी डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम 0 कर देंगे, नहीं ये तो अब नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब अगर आपको सेकंड पार्ट का डेल्टा एस सराउंडिंग्स निकालना है तो ये वाला तरीका नहीं लगेगा, इसी तरीके से करना होगा। कैसे, डेल्टा एस सराउंडिंग्स इक्वल्स टू वही माइनस Q सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, सिस्टम और सराउंडिंग्स का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब की बार Q माइनस W, वर्क डन तो हो जाएगा, लेकिन इस बार यहाँ आके गलती हो जाती है, वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल वाला नहीं इरिवर्सिबल वाला लगेगा, माइनस P एक्सटर्नल NRT कॉमन, चलिए लिख देता हूँ NRP2 माइनस NRT तो यहाँ से अब P2 और P एक्सटर्नल सेम होंगे तो वैल्यू पुट कर दो, 1 NRT कॉमन 1 अपॉन 10 अपॉन T NRT
कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 9/10 माइनस 9/10 जो यहाँ पर इंटू ये डेल्टा एस सराउंडिंग्स होगा जो कि 0.9 आ रहा है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.3 आ रहा है, 2.3 आर और -0.9 आर ओवरऑल पॉजिटिव होगा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट के लिए हम बात करें तो थर्ड पार्ट के लिए भी वापस है डेल्टा एस सिस्टम, पहली वाली टर्म 0 आर एल एन 10, यही मैंने फॉर्मूला लगा दिया। हाँ, यहाँ गड़बड़ होती है बहुतों के साथ। गड़बड़ क्या होती, जैसे ही सुनते हैं, ये मैंने तो फॉर्मूला लगाया, गड़बड़ क्या होती, जैसे ही सुनते हैं फ्री एक्सपांशन तो सबके माइंड में ही स्ट्राइक करता है वर्क डन 0। दूसरा स्ट्राइक क्या करता है कि आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0। तो तीसरा क्या स्ट्राइक करता है, क्यू बी 0। और जैसे ही हम बोलते हैं क्यू 0 तो ऐसा लगता है कि फिर तो क्यू बाई टी से डेल्टा एस सिस्टम भी 0। यानी यहाँ पर हमने चेक ही नहीं किया कि ये जो Q है वो Q रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इस Q से आप एंट्रोपी चेंज तभी निकाल सकते हो जब ये Q रिवर्सिबल है। क्या लगता है, ये फ्री एक्सपांशन रिवर्सिबल है? फ्री एक्सपांशन में पहले भी बता चुका हूँ, ये फ्री एक्सपांशन इरिवर्सिबल है। तो ये जो Q है वो Q इरिवर्सिबल है, इससे आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन आता फिर क्या करें सर, वही फॉर्मूला। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो Q बाई टी से मत सोचो, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हमेशा फॉर्मूला NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2, इसी फॉर्मूले से सोचो, इसी फॉर्मूले से आपको सोचना होगा, राइट। देन यहां पर ये पर्टिकुलर ये अब सिस्टम का तो यही रहेगा। हाँ, बात आती डेल्टा सराउंडिंग से निकालें, तो अगर ये क्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ये है तो क्यू सिस्टम का क्यू इरिवर्सिबल है और वो 0 है, तो सिस्टम का क्यू 0 तो सराउंडिंग का क्यू भी 0। और सराउंडिंग्स की क्यू के केस में ये रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हमें इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सराउंडिंग्स के केस में हम इस क्यू से इरिवर्सिबल वाले क्यू से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्यू 0 तो एंट्रोपी चेंज 0। यानी इसको मैं ऐसे पुट करूँ, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आप ये सोचो पहले सराउंडिंग्स कितनी हीट ले रहा है या दे रहा है वो निकालो, और कुछ भी नहीं सोचना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी नहीं सोचना है। केवल इतना सोचो कि सराउंडिंग्स हीट अगर ले रहा है दे रहा है तो कितनी ले रहा है दे रहा है, वो क्यू आ जाएगा और उस क्यू से आप सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। उसमें प्रोसेस रिवर्सिबली कर रहे हैं इरिवर्सिबली कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो सराउंडिंग्स का क्यू निकालो और उससे एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर लो। हाँ, अगर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आप Q से निकालना चाहते हो तो हमेशा पहले सोचना पड़ेगा कि वो जो Q है वो Q रिवर्सिबल है या वो Q इरिवर्सिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो एक बार, कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, इवन मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था मुझे बहुत टाइम लगा था, फिर इवन ये हुआ था हाँ अब तो कुछ समझ में आ गया, लेकिन हुआ क्या 10-15 दिन के बाद फिर से सोचा तो बहुत टाइम लगा सोचने में, फिर 5-6 महीने बाद फिर से सोचा तो लगा फिर से भूल गया। बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी, यानी इस क्वेश्चन को कम से कम आपको 20 बार करना होगा यानी तब जाके ये कॉन्सेप्ट ये फिट होगा। अभी समझ में आएगा 2 मिनट बाद लगा यार फिर कुछ गड़बड़ हो गई, फिर आज समझ में आएगा ऐसा लगा कल फिर गड़बड़ हो गई। रिपीट करना होगा, मेरे स्टेटमेंट्स को रिकॉल करना होगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, कल फिर मैं आपको इसका बताऊंगा और इसके साथ और भी क्वेश्चंस करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था एंट्रोपी इतनी आसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ, अभी भी मैंने एंट्रोपी के बारे में आपको सब नहीं बताया है। अगर आपके माइंड में अभी भी ऐसा है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ, नहीं बताया, क्योंकि एट द एंड अभी भी आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्रोसेस होगा, कम होगी तो नहीं होगा, ठीक है, बट लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, सर अब तो बता दो एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी है कुछ नहीं, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एंट्रोपी क्या है मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने ये बताया कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो प्रोसेस होगा, और वो कैलकुलेट कैसे करना है उसके तरीके बता रहा हूँ, लेकिन एंट्रोपी हमें नहीं पता है। अभी पिक्चर बाकी है, बहुत बाकी है पिक्चर, करते जाओ क्वेश्चंस करते जाओ। तो चलिए इससे आगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।